तो चलिए, कल की क्लास में आपको बताई जा रही थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वीवीटी के बारे में। आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। जनरली हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, इसी के बारे में आपको आइसोमरिज्म में भी पढ़ना है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, क्या क्या हो सकता है, sp3d2 या क्या होगा d2sp3। यहाँ में बाहर में लिखा है डी तो क्या समझेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अंदर में लिखा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। और यहाँ में कौन सा डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, dx² y² और dz²। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए एक होता है SFL और एक होगा WFL। तो देखिए SFL का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, समझ ही गए होंगे, और WFL का मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना। तो जनरली हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या होता है, कार्बन डोनर होता है या नाइट्रोजन डोनर होता है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर आ जाए तो समझ लेना या तो कार्बन डोनर होगा या तो नाइट्रोजन डोनर होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर मान लो हमारे पास में ऑक्सीजन डोनर आ जाए, ठीक है, और हेलोजन डोनर आ जाए या सल्फर डोनर आ जाए तो ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें जिसमें कार्बन डोनेट करेगा, जैसे CO CN, समझ पा रहे हैं ना, CO CN। और अगर हम बात करें EN NH3, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सारे हमारे जो होते हैं वो कैसा फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप लोग CO में देखा था सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें कार्बन के पास लोन पेयर था वो डोनेट कर रहा था, है ना। तो अगर कार्बन डोनर आ जाए या नाइट्रोजन डोनर आ जाए या क्या आ जाए, कार्बन नाइट्रोजन में कोई आ जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना। अगर वीक फील्ड लिगेंड में या तो ऑक्सीजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर में जैसे एग्जांपल की बात करें H2O, बताओ ये लोन पेयर कौन डोनेट करता है, ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं ना। अगर हम ऑक्सिलेट की बात करें C2O4-2, क्या ये मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड में दोनों डोनर एटम कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन। तो बताओ कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना। और हेलोजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली जो डोनर एटम होंगे वो कौन कौन होंगे, कार्बन होंगे और नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, बेसिकली जो होता है ना, ये जो टॉपिक आई है वो आई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज की क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाया जाएगा। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक सीरीज लिखाया जाता है जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना। उसमें जब भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा तो उसमें पूछेगा कि इसके बाद कौन आएगा, तो ऑर्डर आपको पूरा याद करना होता है। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक निकालना है तो आप यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और कौन वीक फील्ड लिगेंड होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड तो आपको समझ में आ गया है। अच्छा बताइए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसे यहाँ में लिखा है EN का नाम क्या था, इथेन 1,2-डाइअमीन या इथिलीन डाइअमीन। तो दोनों में डोनर एटम क्या था, नाइट्रोजन। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कौन है, लेकिन क्या करते हैं ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराता है। क्या कराता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराता है। और जो WFL होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराता है। समझ पा रहे हैं ना। तो लिख लो एक लाइन, तो लिखेंगे दीज लिगेंड, लिखे यहां में, these ligand are capable of, these ligand are capable of, चलो इसी को लिख लो, बाद में इसको लिख लेना है ना। these ligand are capable of pairing of unpaired electron, these ligand are capable of pairing of unpaired electron of n-1 d subshell, n-1 d subshell। ठीक है, सेम बात यहां में लिखेंगे, यहां में लिखेंगे दिस लिगेंड आर नॉट केपेबल ऑफ, उसके बाद पूरा कहानी सेम रहेगा। और अगर पढ़ा जाए तो इसको सफल ही तो बोलेंगे, SFL, है ना।
अरे भाई ये क्या है, ये है सफल। सफल का मतलब ये तो अपने काम में सफल हो जाएगा, और ये है विफल, ये अपने काम में सफल नहीं हो पाएगा। मतलब जो सफल होता है वो क्या करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। लेकिन जो WFL है ये क्या है, इसको विफल बोलेंगे, विफल। WFL है ना, विफल है ना। तो ये बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा या नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अच्छा, म्यूएस निकालना आता है क्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होती है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ n+2 BM। BM क्या होता था, बोर मैग्नेटन SI यूनिट होती थी ना। और यहाँ में n क्या है, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो क्या होता था, वो सब्सटेंस क्या कहलाता था, डाया मैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं ना। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है ना। अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना। और आप ये भी जानते हैं कि जो पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता था। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसकी पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होती है। समझ पा रहे हैं ना। मान लो दो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, दूसरा में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, समझ पा रहे हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो क्या होता था, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 होगा। क्लियर है ना। पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है, ठीक है। और आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, आपको ये भी पता है कि अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, अरे भाई ध्यान देना ये कैसे आया, अगर मान लो n की वैल्यू 0, ये थोड़ा सा ध्यान देना ये वाला पॉइंट को। अगर n का वैल्यू 0 है, मतलब n का वैल्यू 0 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई ये देखो इधर, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। अब बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो n की वैल्यू यहाँ में क्या होगा, 0। जब आप n की वैल्यू यहाँ में 0 डालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आएगा, 0। तो क्या होगा, डाया मैग्नेटिक। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा मैग्नेटिक। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अगर मान लो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है या अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर अनपेड n की वैल्यू 3 है ना, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आती है। समझ पा रहे हैं ना। अगर किसी का अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.78 आएगा, कुछ डेसिमल के बाद कुछ समथिंग आएगा। तो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी की मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। क्या ये बात क्लियर है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है या sp3d2 होता है। समझ पा रहे हैं, केवल D का इंटरचेंज कर देना है, एक D पहले होगा और दूसरा D बाहर होगा। अब ध्यान देना, जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, आपके सामने ये पहला एग्जांपल लिखा गया है, बोर्ड पे ध्यान देना है। बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बताओ। ये Cl का चार्ज -1, तो 3 टोटल निगेटिव चार्ज कितनी है, तो उसके पॉजिटिव कितना होगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताइए, 20 कितना है भाई, 6। मैं 26 लिख रहा था, ठीक है। अच्छा बताइए कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितनी है, 27। कितना है, 27। अरे भाई भूल गए क्या, चलो ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। होता है ना। एटलीस्ट 3D सीरीज का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए, 21, 22, 23।
होता है ना। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ठीक है, आर्गन है कि नहीं, बताओ यहाँ में 2 1 है ना, 2 1, तो 4s2 3d1, समझ पा रहे हैं ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d2, 2 2 है तो s में 2 d में 2, बताओ इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन था, क्या था बोलो, 4s1 3d5, होगा ना ऐसे। बताइए मैग्नीज का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d5। आयरन का क्या हो जाएगा बोलिए, आर्गन 4s2 3d6। मैग्नी कोबाल्ट का क्या हो जाएगा बताइए, आर्गन 4s2 3d7। निकल का क्या हो जाएगा बताइए, 4s2 3d8। कॉपर का एक्सेप्शन था, बताइए क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10। और बताइए जिंक का क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे कि सेम पैटर्न में लिखेंगे तो 4s3, हाँ सर, हाँ मन नहीं लिखना है, मतलब जल्दीबाजी में 3d10, समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो बताओ एटॉमिक नंबर याद है तो डायरेक्टली उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट आपको 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, 27 है तो बताओ क्या लिखा जाएगा, आर्गन 4s2 3d7, है ना। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ में कोबाल्ट जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3, तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट सेल से या इनर सेल से, आउटर मोस्ट सेल बताओ एस का है या डी का, क्या आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना आउटर मोस्ट सेल से, तो क्या 3D से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो क्या उस समय उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, आर्गन 4s2 3d4। कोबाल्ट प्लस 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से दूर सबसे क्या है, 4s है, नंबर देखो 3s 3d 4s, तो न्यूक्लियस से सबसे दूर क्या होगा 4s। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो s से पहले 2 निकालना पड़ेगा, फिर d से 1 निकालना पड़ेगा, तो बताओ क्या बनेगा, आर्गन 3d6। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना आप लोग, तो ऐसा लिखना है, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना है यहाँ में, अब देखिए बोर्ड पे ध्यान देना है आप लोग, यहाँ में देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बाकी आपको सब खुद ही करना है, 3D 4s 4p 4d। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना, आपको क्या बनाना पड़ेगा, 3D 4s 4p 4d, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताओ ये यहां तक क्या ये n है कि नहीं है, और 3D के लिए ये कौन सा सबसेल है बताओ, n-1, क्या समझ पा रहे हैं ना। और बताइए यहाँ में 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना आता है, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा बताओ NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या काम करेगा बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा। अब देखो भाई ध्यान देना, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर करा देगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराता, क्या ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, है कि नहीं। क्योंकि ध्यान देना, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, समझ पा रहे हैं ना। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हाइब्रिडेशन कुछ अलग ही आ रहा होगा, तो उसको कुछ ना कुछ करके आपको जो पता है वैसे हाइब्रिडेशन में चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना, आपने अनपेयर्ड को पेयर्ड करा दिया तो बताओ क्या हो गया, यहाँ में ऑलरेडी पेयर्ड था, ये इसमें पेयर्ड हो जाएगा और ये इसमें पेयर्ड हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं, क्या मैंने यहाँ में डबल ज्यादा बना दिया क्या, ठीक है, क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए डब्बा कितना होना चाहिए था, खाली 6, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, समझ पा रहे हैं ना। तो डब्बा खाली कितना होना चाहिए था, 6 डब्बा खाली होना चाहिए था, और 6 डब्बा खाली है कि नहीं है, देखो क्या ये खाली है,
हो गया, कितना खाली है भाई, 2 3 1 4 2 6, हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ 6 डब्बा चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए तो 6 डब्बा खाली चाहिए हम लोग को, है ना? तो 6 डब्बा के लिए बताओ, क्योंकि 6 खाली डब्बा होगा, क्योंकि लिगेंड आएगा अपना लोन पेयर देगा, और लोन पेयर किसको देगा? सेंट्रल मेटल एटम को देगा, और सेंट्रल मेटल एटम के पास खाली डब्बा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो खाली डब्बा कितना होना चाहिए था? 6। क्या 6 डब्बा खाली है कि नहीं है? जो क्रॉस बनाया गया है वो खाली डब्बा है। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन डी में कितना खाली है? अच्छा, ये जो डी में 2 खाली है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल है या आउटर वाला? अरे भाई आउटर वाला होता तो 4d होता, अंदर वाला है तो 3d है कि नहीं? तो ये जो डी खाली है वो कहां में है? अंदर वाला में। तो बताओ क्या हो जाएगा? D2sp3। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। थोड़ा सा ध्यान देंगे पहले, देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? D2sp3। अच्छा बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ज्योमेट्री क्या ही होता है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्या अंदर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? देखो ये अंदर है कि नहीं? देखो ये sp क्या है? आउटर वाला, क्योंकि sp के साथ में नंबर क्या चलता है? n। लेकिन इसके बाद में, इसके जस्ट पहले क्या है? d। तो n-1d। यहां से भी आपको पता चल रहा है कि इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो बताओ क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? अच्छा, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब समझेंगे, पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे ना। इस लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। मान लो शुरुआत में हमारा ऐसा था कि नहीं था? ऐसा है ना? अरे भाई पेयर कराने से पहले है कि नहीं? तो इसका स्पिन को काउंट करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ इसका इनिशियली स्पिन क्या होगा? बताओ क्या इसका स्पिन तो 0 है ना? प्लस हाफ माइनस हाफ तो 0 है। अगर ये सेम डायरेक्शन में, बताओ इसका स्पिन क्या होगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। आंसर कितना हो जाएगा? 2। है कि नहीं? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या पता हम ऊपर वाला को माइनस हाफ लेंगे तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, ये इनिशियली स्पिन है सबका। ठीक है, अगर आपने पेयर करा दिया, इसको इसमें पेयर करा देंगे, है कि नहीं? तो बताओ फाइनल स्पिन कितना हो जाएगा? इसको ध्यान देना, इसका फाइनल, इसका स्पिन 0 0 0। तो फाइनल स्पिन क्या हो गया भाई? बताओ स्पिन पहले से कम हुआ या बढ़ा? अगर स्पिन कम हो गया तो क्या बोला जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर स्पिन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इनिशियल इतना ही था, फाइनल इतना ही है, तो क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर शुरुआत में इसका स्पिन 2 है, लेकिन पेयरिंग कराने का वजह से, बताओ जब भी पेयर होगा, ध्यान से सुनो, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग कराएंगे तो स्पिन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो, क्योंकि जब ये पेयर हो जाएगा तो उसका स्पिन पहले प्लस हाफ काउंट हो रहा था, अब तो 0 ना काउंट होगा। तो बताओ जब भी एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो बताओ उसका स्पिन कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। अगर कम होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो इसका स्पिन शुरुआत में इनिशियली 3 था, क्या था भाई? 3 था। समझ पा रहे हैं आप लोग? मान लो ये 2 था और फाइनल स्पिन भी कितना ही है? 2 है। मतलब क्या इसका स्पिन में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। तो इसको क्या बोला जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। आया नहीं आया? तो बताओ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है? अगर मान लो, कैसे पता चलेगा लो स्पिन है? अगर पेयरिंग हुआ है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अगर पेयरिंग नहीं हुआ है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0 4 मैग्नेटन। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ n n+2 होता है कि नहीं? और n को जब 0 डालेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, आंसर क्या ये होता है? बताओ पैरामैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है? डाया मैग्नेटिक। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और देखिए जैसे जैसे हम 2 एग्जांपल कराएंगे वो नॉर्मल है, जैसे 3rd 4th 5th में कराएंगे तो देखिए उसमें जुगाड़ बनाना पड़ेगा। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन वो फिक्स है, या तो D2sp3 आ रहा है या तो sp3d2। क्योंकि यहाँ में 2 D होता है, एक तो अंदर वाला D होता है, एक बार बाहर वाला D होता है, तो इसलिए मैंने दोनों लिखा है। ठीक है,
3D और 4D भी लिखा है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो हर बार लिखेंगे, जब जरूरत होगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। COF6-3 लिखा है ना? तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है? 27। 4s2 3d7 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। आउटर मोस्ट शेल s वाला है, पहले s से निकाल लो। s से तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निकालना कितना है? 3। तो s से 2 निकालेंगे, d से 1 निकालेंगे, तो बताओ 3d6 बचेगा। फिर वही, और यहाँ में देखो लिगेंड को देखो, लिगेंड फ्लोरीन है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो जब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा तो बोर्ड पे ध्यान देना, आपके पास डी में 6 है तो 6 लिख दो, है कि नहीं? अब बोर्ड पे ध्यान देना, 6 में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, 6 तो है ना ऐसा, देखो ऐसा आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दिया। अब क्या इसको पेयर कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराए। ठीक है, तो बताइए अब क्या करेंगे? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है? s का ऑर्बिटल एक खाली होना चाहिए, p का 3 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए और d का 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या ये अंदर वाला खाली है क्या? d का 2 ऑर्बिटल नहीं, तो आपको काम चलाना पड़ेगा बाहर वाला ऑर्बिटल से, है ना? तो देखो खाली कौन है? s, p का 3, d का 2। समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। क्या समझ में आ रही है क्या? तो बताइए ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। बताइए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अंदर वाला डी ऑर्बिटल देखो, ये डी का कौन सा वाला है? आउटर वाला। समझ पा रहे हैं ना? देखो 4s 4p 4d, ये डी के साथ में जो नंबर है 4 है, मतलब ये जो ऑर्बिटल कौन सा वाला है? n, आउटर वाला। और ये क्या था? n-1। समझ पा रहे हैं ना? तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ लो स्पिन या हाई स्पिन? क्योंकि लो स्पिन में क्या एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है क्या? नहीं। तो पहले इनिशियल जितना स्पिन है फाइनल भी उतनी ही स्पिन रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसका पैरामैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4.7 समथिंग। क्लियर है ना भाई? अरे भाई 4 पॉइंट समथिंग ही आता है। तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना?
अब आइए थोड़ा बोर्ड पे यहाँ में ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला में। तो इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है sp3d2 या d2sp3, क्लियर है ना। आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ में, देखिए कोबाल्ट का बताइए टोटल निगेटिव चार्ज कितना है भाई, -2, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मेटल पे चार्ज कितना होना चाहिए था, +2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और बताइए यहाँ में कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 है कि नहीं। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन अब निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे बताइए, आउटर मोस्ट सेल क्या है 4s, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 3d7, क्या बचेगा 3d7। तो बताइए 3d7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ में जो NH3 है वो बताइए क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताओ क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराएगा या नहीं कराएगा, कराएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, ऐसे आपने ऐसे फिल कर दिया। अब देखो ये जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है पेयर कराते हैं। तो जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इसमें, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ में पेयर करा दीजिए, ठीक है। एक ही तो पेयर हो सकता है ना, तो एक ही ना पेयर हो पाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है पेयर करा दिए तो क्या बना, देखिए इधर क्या कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, है कि नहीं। और कोऑर्डिनेशन नंबर भाई 6 है, तो बताओ 6 में डी के कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, 2, एक एस का और एक 3 पी का, समझ पा रहे हैं ना। डी का 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, या तो अंदर वाला डी का 2 ऑर्बिटल चाहिए या तो बाहर वाला डी का 2 ऑर्बिटल चाहिए। और वो दोनों डी ऑर्बिटल कौन से वाले होते हैं, dx2 y2 और dz2। बोलो क्लियर है ना। अब बताओ यहां में ध्यान देना, जो भाई ध्यान देना भाई बोर्ड पे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पेयरिंग कराने से अंदर वाला डी का 2 ऑर्बिटल खाली नहीं हुआ। अगर अंदर वाला डी का ऑर्बिटल खाली नहीं हुआ तो एक अंदर का ले लीजिए एक बाहर का ले लीजिए, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। तो उस केस में बताओ खाली डब्बा तो 6 चाहिए ना, क्या 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, DsP3D होगा कि नहीं होगा। और भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP3D होगा कि नहीं होगा। मतलब आपने एक अंदर वाला लिया एक बाहर वाला लिया, लेकिन ऐसा हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं। या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो D2 होना चाहिए था पहले या तो बाद में D2 होना चाहिए था, है कि नहीं। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो कहानी होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर वाला कॉम्प्लेक्स उनका क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का टेंडेंसी है कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, क्या बनाए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, समझ पा रहे हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की होती है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की होती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की होती है। तो अगर मान लो, फिर आप लोग का दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि इसको इनर बनाने के लिए तो डी का अंदर में 2 खाली डब्बा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन खाली डब्बा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक खाली डब्बा है ना, उसको हायर एनर्जी लेवल में भेज दिया जाता है। याद रखेंगे पहला रूल, कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और डी में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में प्रमोट किया जा सकता है, समझ पा रहे हैं ना। मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेजा जा सकता है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही कर पाएगा, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो ये पहला रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा, अगर ध्यान दीजिए, ध्यान, अब खाली डब्बा देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, समझ पा रहे हैं क्या। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो पहला दूसरा तो नॉर्मल था ना, कुछ दिक्कत आई नहीं रही थी। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड को पेयर नहीं कराएगा, अगर अंदर वाला खाली नहीं है तो बाहर वाला मजबूरी में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड को पेयर कराएगा। जब अनपेयर्ड को पेयर कराएगा तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी ये होती है, वो चाहते हैं कि हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएं, क्लियर है ना। उसके लिए अंदर का डी ऑर्बिटल खाली होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होगा कि अगर मान लो
अंदर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अंदर में कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में प्रमोट कर देगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? जैसे ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको उठा के इधर भेज दीजिए। फिर आपका दिमाग में ख्याल आ रहा होगा क्या इसको उठा के इधर नहीं भेजेंगे क्या? नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए 6 डब्बा खाली होगा, उसके बाद जो डब्बा आ रहा है उसमें भेज दीजिए। तो 6 डब्बा में 2 डब्बा ये हो गया, 4 डब्बा ये हो गया, तो यही ना भेजेगा भाई। क्लियर है ना? तो बताओ उस केस में हाइब्रिडेशन क्या हो गया? हाइब्रिडेशन बोलिए जल्दी से, D2sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। इनर बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? बोलो बोलो जल्दी से, क्या क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं क्या? लो स्पिन या हाई स्पिन, आप खुद से लिखेंगे, लो स्पिन या हाई स्पिन, जल्दी से बोलो, मुझे नहीं लगा समझ। लो स्पिन या हाई स्पिन? पेयर हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है तो क्या होगा? लो, अब मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बोलो क्लियर है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई आप लोग? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? क्या इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आएगी क्या? है ना? कॉपी कर लीजिए, और यहां में लिखना पड़ेगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना? मैं वही बोला हूं कि देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हाइब्रिडाइजेशन उसका कुछ अलग अलग आ रहा था। अलग अलग आ रहा था मतलब क्या आ रहा था? एक पेयर कराने के बाद डी में एक ही खाली है, तो DsP3D आ रहा था, जो कि होता ही नहीं। तो उसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? हायर एनर्जी लेवल में भेज देगा। समझ पा रहे हैं ना? जिससे अंदर वाला डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो लिखिए, नोट में लिख लेंगे, तो लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, in presence of SFL, only one unpaired electron can be shifted to higher energy level, तीन एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, भाई ध्यान देना, भाई बोर्ड पे ध्यान देना। आप लोगों को क्या होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देखो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वैलिड हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 या d2sp3, है ना? तो अगर क्या हो रहा है, ध्यान देना, मान लो मैक्सिमम, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मान लो ये 5 है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ में वही यूज होगा जो अभी आपको बताया जा रहा था कि देखिए, अगर मान लो यहाँ में ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ में पेयर हो सकता है, ये भी पेयर हो सकता है, ठीक है? ठीक है, मान लो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की जा सकती है? 2, है कि नहीं? तो सबसे पहले मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी होती है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो मान लो इनर ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम पेयरिंग कराना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग कराना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम पेयरिंग कराने के बाद और अंदर में 2 डी ऑर्बिटल खाली हो जाए, तो हमारा तो हाइब्रिडाइजेशन तो आराम से हो सकता है, D2sp3। क्लियर है ना भाई? अब ध्यान देना, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो मैक्सिमम पेयरिंग कराने से आंसर आ रही है तो सही है, नहीं तो उसके बाद क्या करेंगे? मैक्सिमम पेयरिंग करा लो, उसके बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो रूल क्या था? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको शिफ्ट कर दीजिए, कहां में? हायर एनर्जी लेवल में। वैसे करने से भी आंसर नहीं आ रही है, तो मान लो मैक्सिमम 3 पेयरिंग हो सकती थी, तो अब उससे एक कम पेयरिंग कराना। अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना हायर एनर्जी में, देखना आंसर आ रहा है कि नहीं। उससे भी नहीं आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना। उससे भी आंसर नहीं आ रहा है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में भेजना। उससे भी आंसर नहीं आ रहा है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराना है। क्या समझ पा रहे हैं ना? जैसे इधर देखो, इधर, ठीक है, मान लो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना है? समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा यहाँ में देखिए, ये क्वेश्चन वही है, जैसे मान लो यहाँ में 3D है, क्या है? 3D है। देखो मान लो यहाँ में 3 है और यहाँ में लगा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या
काम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का टेंडेंसी क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना। तो अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे तो बताओ डी में खाली डब्बा कितना हो जाएगा? खाली डब्बा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आता? D3sp2 होता ही नहीं होता। क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? नहीं। तो क्या बताओ पेयरिंग कराने से आंसर आ रहा है क्या? नहीं। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ या इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पेयरिंग कराना है या नहीं कराना है? नहीं कराना है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पेयरिंग कराना ही कराना है। समझ पा रहे हैं ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पेयरिंग करानी है। कब करानी है? जब आपको वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिले। समझ पा रहे हैं ना? अभी नहीं कि एक रूल याद कर रहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेड को पेयर कराता है। समझ पा रहे हैं ना? तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे पेयरिंग उतनी ही करवाइए जिससे आपका वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिले। तो मान लो इसका पेयरिंग करा देंगे तो डी में तो कितना ऑर्बिटल खाली हो जाएगा? 3। हमको चाहिए सिर्फ कितना? 2। तो क्या इसको पेयरिंग करानी है नहीं करानी है? नहीं करानी है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा मान लो D4 होता तो D4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बताओ इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है? भाई क्या इसको पेयर करा देंगे? है ना? एक ही पेयर कराना है क्योंकि एक पेयर कराने से ये डब्बा 2 खाली हो जाएगा। अब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग है तो सबको पेयर कराएंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखना है कि वही मैं बता रहा था अगर मैक्सिमम आपका 3 पेयरिंग हो सकता है तो करा के देखो वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? 2 पेयरिंग कराएंगे। उससे भी वैलिड नहीं मिल रहा है तो एक कराना है। उससे भी नहीं मिल रहा है तो एक भी नहीं कराएंगे लेकिन आपका वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिलना चाहिए। देखो भाई यहाँ में बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? जल्दी जल्दी बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या एक्सेप्शन होती है क्या? क्या 4s1 3d5 होता है क्या? बताओ यहाँ में क्रोमियम +3 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर्गन क्या होगा बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है S से 1D से तो बताओ क्या होगा? 3d3 होगा या नहीं? तो होगा। थोड़ा स्पीड में बोलते नहीं आप लोग। तुम लोग बोलता क्यों नहीं? वही एक ड्रॉबैक है यहाँ के स्टूडेंटों। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 3। समझ पा रहे हैं ना? तो अब बताइए यहाँ में क्या लगा है? NH3। NH3 क्या है बताओ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना है या नहीं कराना है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे पेयरिंग तो करानी है लेकिन पेयरिंग कराने से आपका वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिलना चाहिए। अगर आप मान लो पेयरिंग करा भी देंगे, मान लो एक बार पेयरिंग करा भी देंगे तो क्या होगा? सोच के देखिए। मान लो आपने पेयरिंग करा भी दिया, ठीक है। देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा भी दिए, ठीक है। पेयरिंग करा भी देंगे तो बताओ डी में कितना खाली हो गया? 3 ऑर्बिटल। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? 1 2 3 4 5 6। डब्बा तो 6 ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? D3sp2 जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे ना? तो पेयरिंग करानी है नहीं करानी है? नहीं करानी है। एक पॉइंट आपको लिखाना पड़ेगा यहाँ में। ठीक है तो अब चाहे तो यहाँ में लिख लेंगे देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे हिंदी में लिखिए ताकि आपको फील आए। फील की बहुत जरूरत है तो लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पे या होने पर उतनी ही पेयरिंग करानी है जिससे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिले, जिससे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिले। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर उतनी ही पेयरिंग करानी है जिससे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिले। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है। तो मान लो इसमें क्या हुआ? NH3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है लेकिन पेयरिंग उतनी कराइए जिससे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिले। तो क्या इसकी पेयरिंग करानी है कि नहीं करानी है? इस जगह में नहीं करानी है। जैसे ही पेयरिंग कराएंगे तो उसका वैलिड हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताओ हाइब्रिडाइजेशन
D2sp3 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। बताओ क्या होगा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन हाई स्पिन, क्या कुछ हुआ है, क्या पेयरिंग हुई है क्या? नहीं। तो क्या लिखा जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरा या डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितनी है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए कितनी है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? 3.75। समझ पा रहे हैं ना, मैं रेंडम लिख रहा हूँ 75, समझ पा रहे हैं ना, डेसिमल 3 पॉइंट समथिंग तो आएगा, और 3 क्या बताएगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, यहाँ में 2 नोट लिखेंगे और अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए s के ऑर्बिटल खाली होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में s के ऑर्बिटल खाली होने चाहिए या फुल्ली होने चाहिए? भरे हुए होने चाहिए? खाली चाहिए। s के ऑर्बिटल तो हमेशा, और भाई कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, तो s तो खाली ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में sp2, s तो खाली ही होने चाहिए। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर में s के खाली डब्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ, अगर मान लो गलती से s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस s का इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कराएंगे? मान लो यहाँ में गलती से, यहाँ में s में कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन को कहां में शिफ्ट कराएंगे? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो याद रखेंगे, s का इलेक्ट्रॉन को हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट कराते हैं। कहां शिफ्ट कराते हैं? बैकवर्ड, मतलब पीछे शिफ्ट कराना है। समझ में आए? लिगेंड चाहे जो मर्जी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर s के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट कराएंगे। भाई देखो, मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, भाई ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, s के ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, और s के ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। अगर कभी s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें s में भी इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर s का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट करानी है। लिख लो जल्दी से, लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए s ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। कुछ कुछ बातें हैं जो हिंदी में लिखनी पड़ती हैं। लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए s ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अगर s में इलेक्ट्रॉन है तो उसे, लिखेंगे अगर s में इलेक्ट्रॉन है तो उसे हमेशा बैक शिफ्ट करेंगे। अब आइए, तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जिसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और मैं बोला था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो NO होता है वो नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में होता है। बाकी आपको जहां भी NO दिखाई देगा उसको आपको क्या मानना है? न्यूट्रल। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में जो NO था वो किस फॉर्म में था? NO+। और मैं दूसरा बोला था, दूसरा कहाँ आएगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका टेस्ट जो आपको बाहर बाद में पढ़ना है, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ में NO है और सल्फेट पे चार्ज कितनी होती है? -2। तो यहाँ में बताओ, वाटर तो न्यूट्रल है, तो यहाँ में चार्ज है +1, यहाँ में चार्ज है -2। ओवरऑल चार्ज कैसा है? -1। उसको बैलेंस करने के लिए मेटल पे चार्ज कितनी होनी चाहिए? +1। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। मैं बोला था ना कि आपको 6 एग्जाम्पल याद रखना है बाइडेंटेड का, बाकी जो आएगा वो सब मोनोडेंटेड होगा, है ना? तो ये सब मोनोडेंटेड है। तो बताओ क्या होगा ये? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए बताइए, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए
हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अगर इसमें से कुछ नहीं आ रहा है तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी तक आपने जुगाड़ क्या सीखा है कि अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसको पेयरिंग कराने के लिए हाई एनर्जी में भेज देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो टेंडेंसी होती है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की होती है। अभी तक आपने यही सीखा है कि नहीं? अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 +1 निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s से निकलेगा। और 4s से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बताओ क्या ये कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन ये है तो बताइए यहाँ में 3d में कितना इलेक्ट्रॉन डालना है बताओ? 6। तो आइए डालते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या s में भी एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ में लिगेंड की बात कर रहा है, लिगेंड वाटर है और लिगेंड NO है कि नहीं? और वाटर में ऑक्सीजन डोनर एटम है और NO में N है कि नहीं? तो यहाँ में ये है वीक फील्ड लिगेंड और ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान देना भाई, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आए तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, किसको क्या मानना है, क्या इसको स्ट्रॉन्ग मान के सॉल्व करना है या तो वीक मान के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ में ध्यान देना। जैसे मान लो ये मेटल है और यहाँ में कुछ लिगेंड है। ठीक है, मान लो ये L1 4 है और L2 2 है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और L1 और L2 में ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। ठीक है, या तो L1 और L2, L1 डैश और L2 डैश ऐसा मान सकते हैं, L1 और L2। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व कर लेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट से, है ना? अनपेयर्ड को पेयर कराना है। ठीक है, अगर मान लो L1 भी वीक फील्ड लिगेंड से है और ये भी दोनों भी वीक फील्ड लिगेंड है तो बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किससे? WFL से। वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड को पेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो एक स्ट्रॉन्ग हो जाए दूसरा वीक हो जाए तो क्या करेंगे? बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड हो जाए तो देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका नंबर ज्यादा है क्या? अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है तो क्वेश्चन को सॉल्व किससे करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मान लो इसकी अमाउंट कम है और इसकी अमाउंट ज्यादा है तो आप मानेंगे कि ये ओवरऑल कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, अनपेयर्ड को पेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में इक्वल आ जाए, इक्वल आएगा तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक उसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो। क्लियर है ना? तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ में वाटर वीक फील्ड लिगेंड है और इसका ये कितना है? यहाँ पे 5 और ये कितना है? 1। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 है और वीक फील्ड लिगेंड क्या है? 5 है, ज्यादा है। और जो ज्यादा है वही अपना मर्जी चलाएगा। तो बताओ इसको ओवरऑल क्या माना जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ में बताओ वाटर क्या होगा? तो माना जाएगा कि यहाँ में जो लिगेंड है वो कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना। अगर वीक फील्ड लिगेंड है भाई, ध्यान देना, तो आपको क्या करना है? वीक फील्ड लिगेंड तो अनपेयर्ड को पेयर नहीं करता है तो आपका हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो डब्बा कितना होना चाहिए था? 6। तो बताओ यहाँ में 3 और यहाँ में 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होता P3D3, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यही बताया कि अगर S में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर S में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो चाहे लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उससे लेना देना नहीं है। अगर S में इलेक्ट्रॉन है तो उस S का इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे और शिफ्टिंग कैसे होगी? बैक शिफ्ट कराएंगे। समझ पा रहे हैं ना? मतलब वो हमेशा पीछे शिफ्ट होगा। तो बताओ अगर ये पीछे शिफ्ट हुआ तो बताओ क्या बन जाएगा? क्या यहां तक समझ में आया नहीं है? आ गया। ठीक है, क्या ये इसको यहाँ में शिफ्ट करेंगे? या तो स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो, उसे लेना देना नहीं है, हमेशा वो शिफ्ट होगा ही होगा एस का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एस का डब्बा खाली होना ही पड़ेगा। अगर एस का डब्बा खाली नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन गलत हो सकता है। ठीक है, तो बताइए अब बताओ क्या लिगेंड की इसकी पेयरिंग करानी है क्या? नहीं, क्योंकि लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो डब्बा कितना चाहिए? 6। तो क्या यहाँ में एक डब्बा है, यहाँ में 3 डब्बा है और यहाँ में 2। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन बोलो क्या हो जाएगा? sp3, अरे भाई बोलिए क्या हो जाएगा? sp3d2। sp3d2 बताओ उसका ज्योमेट्री? स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, सेम। हाँ वही बात है, सेम ही है।
ठीक है, अगर स्क्वायर बाई पिरामिडल लिखा है या ऑक्टाहेड्रल लिखा है, दोनों सेम ही है। ठीक है, और बताइए यहाँ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्या इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगी? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? इनर या आउटर? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताओ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? पेयरिंग हुई या नहीं हुई? हुई, तो बताओ क्या होगा? तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करते हैं। एक एग्जांपल है FeCO5। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। आयरन का एटॉमिक नंबर आप लोग को मालूम होगा 26। क्या होती है बताइए? 4s2 3d6 होता है, नहीं होता? और यहाँ में देखिए, आपको बताना है CO। CO कैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ में ध्यान देना, डी में तो कितना डालना है? 6। 1 2 3 4 5 6। और एस में कितना डालना है? 2। ठीक है, अब बताइए यहाँ में CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड को पेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब बताइए भाई, ध्यान देना, क्या यहाँ में S में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? S में इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड चाहे जो कुछ भी है, S का इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले शिफ्ट कराएंगे। कराएंगे नहीं कराएंगे? कराएंगे। बताओ, बैक शिफ्ट कराएंगे, इधर शिफ्ट कराएंगे या बैक शिफ्ट कराएंगे? बैक शिफ्ट कराएंगे। तो बैक शिफ्ट कराने से देखो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रही है क्या? और बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, होगा कि नहीं होगा? S का 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा या नहीं होगा? और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताओ क्या ये अनपेयर्ड को पेयर्ड कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा। भाई देखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आप D में 8 समझ के चलो, क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन को तो हमेशा D में शिफ्ट कराना ही कराना है कि नहीं? तो बताओ, कुछ ऐसा कहानी बनेगा? क्या समझ में आया? मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। क्या S का 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड को पेयर्ड कराना ही पड़ेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो अनपेयर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड नहीं होते, S का इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड होगा ही होगा, है कि नहीं? तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? अब बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। 5 में हाइब्रिडेशन क्या होती थी? या तो sp3d या क्या होता था? dsp, क्या होता था? dsp3, है ना? तो क्या ये डब्बा खाली है? क्या ये डब्बा खाली है? तो हाइब्रिडेशन बोलो क्या हो जाएगा? dsp3 होगा या नहीं होगा? तो बताओ, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? dsp3। ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ पा रहे हैं ना? बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? डाया का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कितनी होती है? 0। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? अरे भाई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, हाँ हाई स्पिन, जल्दी से बोलिए। लो स्पिन। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब लिखना चाहिए। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल देखे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का एग्जांपल देखे हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, पहला इसमें NiCO4। ठीक है, अब आइए बोर्ड पे ध्यान देना है। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से कितना? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बताओ, निकल का एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 28। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ क्या होगा? 4s2 3d8 होगा या नहीं होगा? और निकल 0 है, तो 0 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ, लिगेंड CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डब्बा कितना खाली होना चाहिए था? 4।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है, जल्दी से बोलिए। sp3 dsp2। sp3 पे ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, जल्दी से। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने हैं, 2। समझ पा रहे हैं ना। और लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, एस के इलेक्ट्रॉन को बैक शिफ्ट करना ही करना है। क्या ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, तो जो एस का 2 इलेक्ट्रॉन है डी में चला जाएगा, मतलब 3d10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए डब्बा खाली 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो एस का 1 और 3 पी का, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और sp3 पे ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है। अब बताइए यहाँ में Cn पे चार्ज कितनी होती है, -1। तो 4Cn पे चार्ज कितना होगा, -4। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, -4, लेकिन ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए था, -2। तो मेटल पे चार्ज कितना होगा, तो बताओ यहाँ में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, निकल का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s2 3d8। कितना, यहाँ में निकल क्या है बताओ, Na+2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताओ क्या बचेगा, 3d8। क्या बचेगा, 3d8। और बताइए यहाँ में Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आठ इलेक्ट्रॉन लाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब बताइए यहाँ में Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएंगे तो बताओ डी में एक खाली डब्बा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो बताओ यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो डब्बा का 4 चाहिए, 1 2 3 4। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, dsp2। और dsp2 पे ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी होती है, बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 नहीं, सॉरी 0। तो बताइए पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो दोनों एग्जांपल में दोनों क्या है भाई बताइए, दोनों डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर और दूसरा का टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। ठीक है, आइए बोर्ड पे ध्यान देना है, या तो यहाँ में +2 लिखा होगा या तो सल्फेट लिखा होगा। तो आइए एग्जांपल में ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कॉपर का बताइए एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जल्दी से, क्या होता है, 4s1 3d10। बताओ यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है, 2। तो क्या बचेगा बताइए, 3d9, क्योंकि s से 1 निकालेंगे, d से 1 निकालेंगे, है ना। और बताओ यहाँ में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की, है कि नहीं। आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बोर्ड पे ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो टेंडेंसी होता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की होती है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से। क्लियर है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने का, होगा कि नहीं होगा। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अंदर में तो डी के एक ऑर्बिटल खाली होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए,
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अंदर में d ऑर्बिटल यूज होगा, तो एक d डब्बा खाली होना चाहिए। बताओ क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? हायर एनर्जी में भेज देते हैं। कौन सा एनर्जी में? कौन सा? 4 डब्बा खाली करने के बाद जो डब्बा बचेगा उसमें इलेक्ट्रॉन को भेज दो। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो देखो, एक डब्बा, 2, 3, 4, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा? है कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या होगी? 1.73 और मैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या ही होता है, और sp का ज्योमेट्री क्या ही होगा, बस फिक्स। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना डिफरेंस होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 होता है या dsp2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में या तो sp3d होता है या dsp3 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 होता है या d2sp3 होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में 3 में थोड़ा भी चेंज नहीं आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो बताओ उसका ज्योमेट्री कैसा होगा? लीनियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, अभी तक मान लो यहाँ में ध्यान देना, आराम से कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड पे इधर देखिए। यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? कहाँ में 4 है? यहाँ में 4 है ना? तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें 3 था, जैसे ये और ये में किसमें दोनों पैरामैग्नेटिक है, लेकिन किसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है, यही मैं समझाने वाला था। ठीक है,